I am Dr. Naveen Kumar Elavadi, MD Pulmonologist, practicing in Delhi since last 15 years. So आज हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोस करने के लिए हमें किन किन टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और MDR XDR टीबी क्या होती है, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार की डिजीज है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो कि रोड शेप बेसिलाई होता है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है थ्रू द एरोसोल ट्रांसमिशन। एरोसोल ट्रांसमिशन होता है जैसे कि जो हमारा एयर होती है, खांसने से, छींकने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के थ्रू इसके बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब जो टीबी होती है वो मुख्यतः किन किन तरीके की होती है, ये उसके बारे में बात करते हैं। एक होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम फेफड़े कहते हैं। दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो टीबी हमारे लंग्स के अलावा बॉडी के और भी ऑर्गन्स में हो सकती है, एक्सेप्ट हेयर एंड नेल। हेयर एंड नेल छोड़ के ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, तब इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। लंग्स के अलावा अगर टीबी बाहर के ऑर्गन्स में हो रही है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगर टीबी पूरी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल जाती है तो हम इसको डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी पेशेंट को टीबी होती है तो किन सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करता है। पहला मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है फीवर। फीवर जनरली इवनिंग राइज ऑफ लो ग्रेड टेम्परेचर होता है। फीवर बहुत तेज आना जनरली टीबी में नहीं मिलता है। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं जनरली प्रेजेंट करते हैं कि हमें 1 महीने से, 2 महीने से या 15 दिन से जनरली इवनिंग में फीवर आता है, जो कि लो ग्रेड होता है, 99, 99.5 इस तरीके का फीवर देखने को मिलता है। हाई ग्रेड अनकॉमन। दूसरा सिम्टम होता है थकान, कमजोरी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उनको भूख नहीं लग रही है और उनका वेट गिरता जा रहा है और थकान, कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं, काम करने का मन नहीं करता है। इस तरीके के सिम्टम्स टीबी में बहुत कॉमन है। तीसरा सिम्टम होता है कफ, खांसी। खांसी हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टाइप के जो पेशेंट होते हैं जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें देखने को मिलती है। और जो लंग इन्वॉल्वमेंट होता है इन पेशेंट्स में, उसकी वजह से जो बलगम आती है, बलगम में ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलाई जनरली मिलते हैं, जो कि पॉजिटिव स्पुटम AFB एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं। अगर ये बेसिलाई स्पुटम में, बलगम में नहीं मिलते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम फिर बाद में एक्सरे भी कर सकते हैं। और एक्सरे में अगर लीजन आ रहे हैं, जो शेडोज आ रही हैं और बलगम में टीबी के कीटाणु नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम स्पुटम नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। स्पुटम नेगेटिव हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी बलगम में टीबी का कीटाणु पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सरे में जो शेडो हैं, ओपेसिटीज हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस टाइप की एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में ओपेसिटी मिल रही है, तो हम इनको स्पुटम नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिम्टम होता है इसमें टीबी में, कि अगर कोई पेट की टीबी है तो ऐसे पेशेंट्स को कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी लूज मोशन रहते हैं या पेट में दर्द देखने को मिलता है। और एक हमारी होती है लिम्फ नोड टीबी, जिसे हम गांठों वाली टीबी कहते हैं। उसमें हमें सर्वाइकल रीजन में या फिर आर्म पिट में या जेनेटल एरिया में लिम्फ नोड्स, जो कि गांठें के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेन सिम्टम हमें मिलता है ट्यूबरक्लोसिस में, जो कि इनफर्टिलिटी के साथ में जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं, तो इसमें फेलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आई की टीबी है तो डिमिनस ऑफ विजन, और इसके अलावा जिस भी ऑर्गन की टीबी होती है उसी ऑर्गन के सिम्टम के साथ में पेशेंट प्रेजेंट करता है। आइए जानते हैं इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, बलगम में टीबी के कीटाणु का जांच, जिसे हम स्पुटम फॉर AFB कहते हैं, वो टेस्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कैटेगरी में रखते हैं।
इसके अलावा हम पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में अगर ओपेसिटीज आ रही हैं तो हम इसको अगर स्पुटम में नेगेटिव है और एक्सरे में ओपेसिटीज आ रही हैं तो फिर हम इसको स्पुटम नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा अगर ओपेसिटीज एक्सरे में कोई डाउटफुल ओपेसिटी है जो कि क्लियर नहीं हो रही है तो हम पेशेंट का सीटी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सीटी स्कैन में भी जो ओपेसिटीज हैं वो डाउटफुल हैं और टीबी का डायग्नोसिस अभी भी क्लियर नहीं है तो हम ब्रोंकोस्कोपी करके लंग्स के अंदर से ब्रोंको एल्वेलर लवाज भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा मोंटूक्स टेस्ट होता है जिसे हम ट्यूबरकुलोइन सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। ये हमारा इंडिया में 30% पॉपुलेशन में पॉजिटिव आता है। तो इससे हम पेशेंट को ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि इसको डिजीज है, हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को कभी ना कभी इन्फेक्शन हुआ है टीबी का, क्योंकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 1/3 पॉपुलेशन टीबी से इन्फेक्टेड है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कभी ना कभी 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होती है। लेकिन इन्फेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें डिजीज है। डिजीज डायग्नोस करने के लिए कुछ सिम्टम्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इनके माध्यम से ही हम टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड वाली गांठों वाली टीबी होती है तो उन गांठों में से सुई की जांच होती है जिसे हम FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। कभी कभी वो भी करनी पड़ती है। और कभी कभी मिडेस्टाइनम होता है जो हमारे दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है, जिसे हम मिडेस्टाइनम कहते हैं। इसमें गांठें देखने को मिलती हैं तो इसको बायोप्सी करने के लिए हमें ईबस नाम का एक टेस्ट होता है जो कि ब्रोंकोस्कोपी का ही एक एडवांस वर्जन है, वो करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमारी ब्लैडर की, यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी है तो हम टीबी के कीटाणु का जांच कर सकते हैं यूरिन में। इसके अलावा अगर पेट की टीबी है तो हम पेट का सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस भी ऑर्गन की टीबी होती है उसी ऑर्गन के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। एक लेटेस्ट टेस्ट अभी ट्यूबरकुलोसिस पे आया है जिसे हम कहते हैं CBNAT। CBNAT एक बहुत रैपिड टेस्ट है टीबी की डायग्नोसिस के लिए। इसके रिजल्ट्स मेनली 48 to 72 आवर्स में आ जाते हैं और ये टीबी की लिए इसको डायग्नोस करने की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत हाई है। इसका मतलब है कि अगर ये टेस्ट बता रहा है बलगम में या किसी और बॉडी फ्लूइड में अगर हम टेस्ट करें कि ये टीबी नहीं है तो पूरे चांसेस हैं कि इस पेशेंट को टीबी नहीं होगी और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा जो CBNAT की एडवांटेज है वो ये है कि हम साथ में ही रेफेम्पिसिन सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। ये पेशेंट रेफेम्पिसिन नाम की एक टीबी की दवाई होती है उससे सेंसिटिव है कि नहीं है, तो ये हमें साथ में ही पता चल जाता है। आइए अब बात करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। टीबी के ट्रीटमेंट में मेनली 4 दवाइयाँ होती हैं। पहली आइसोनियाजिड, दूसरी रेफेम्पिसिन, तीसरी एथेम्ब्यूटॉल एंड चौथी पायराजेनिमाइड। ये मेन 4 दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, अगर पेशेंट की ड्रग सेंसिटिव टीबी है। ड्रग सेंसिटिव टीबी का मतलब होता है ये चारों दवाइयाँ पेशेंट को काम करेंगी। अगर काम करेंगी तो फिर हमें ये 4 दवाइयाँ 6 महीने के लिए देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये 4 में से किसी भी एक दवाई से पेशेंट रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट मतलब ये दवाई काम नहीं करेगी, जो कि हमें CBNAT के माध्यम से खाली रेफेम्पिसिन के बारे में पता चलता है। तो अगर इनमें से कोई भी दवाई काम नहीं करेगी तो फिर हम उसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में जनरली 18 से 24 महीने का कोर्स होता है और अब इसमें कुछ लेटेस्ट दवाइयाँ भी आई हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के ट्रीटमेंट में, जिसको हम 6 महीने तक देते हैं और जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है। आइए अब जानते हैं टीबी के रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को टीबी हो सकती है। तो पहला रिस्क फैक्टर है माल न्यूट्रिशन। जो भी पेशेंट्स हैं इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो जनरली यंग पेशेंट हैं कि काफ़ी टाइम से वो स्ट्रेस में थे, ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे थे, ऑफिस का जॉब का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो सुबह सुबह खाली पेट रहना, एम्प्टी स्टमक और स्ट्रेस, ये 2 मेन कारण हैं टीबी होने के। इसके अलावा और भी जो कारण होते हैं वो होते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बिकॉज ये सारी चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस कर देती हैं। जो बॉडी की रोग प्रतिशोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और टीबी के बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करते हैं।
इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं या इस तरीके के पेशेंट जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट की शरीर की इम्यूनिटी कम रहती है और बॉडी को टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये तो बात हुई टीबी की। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि टीबी का इलाज डॉक्टर को और पेशेंट को मिलके करना होता है, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी टीबी को डायग्नोस करेंगे, मेडिसिन देंगे, इसके साथ साथ हमें पेशेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए होता है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में पेशेंट्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब टीबी की दवाइयाँ शुरू होती हैं तो करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं रिजल्ट्स दिखने में। तब तक पेशेंट जो है, कई पेशेंट होते हैं जो पूरी तरह मोटिवेट नहीं होते दवाई लेने के लिए, वो दवाई छोड़ देते हैं, जो कि बहुत एक गलत बात है। इसी कारण की वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बढ़ रही है आजकल। तो पेशेंट का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ डॉक्टर की रेगुलर विजिट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब तरीकों पे अगर हम ध्यान दें तो हम टीबी को करेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।